हेलो प्यारे सुगा लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे सुगा लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्यारे, इस वीडियो से पहले हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, तो अध्याय 3 के जितने भी लॉजिक होते हैं, यानी कि जिस भी प्रश्न के लॉजिक आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगा, वही लॉजिक हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। देखो प्यारे, आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप का होता है, किस रूप में लिखा जाता है, या मानक रूप को हम लोग व्यापक रूप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप का मतलब है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप में कोई भी समीकरण होगा, हम लोग उसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। इसमें a, b और c जो है कोई वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर a का मान 0 नहीं रखना है और b का मान 0 नहीं रखना है। यानी a का मान 0 नहीं हो सकता है इसमें, और b का मान भी 0 नहीं हो सकता है। बाकी के सभी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे a का मान 0 और b का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के किसी भी समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मानिए एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। देखिए, तो सेम इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसमें a जो है x का गुणांक है, b जो है y का गुणांक है, c यानी कि अचर राशि कहेंगे या अचर पद कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि a का मान कितना है इसमें, तो a का मान आप बताओगे 2 है। b का मान इसमें पूछेंगे तो b का मान बताओगे 3 है। c का मान पूछेंगे तो बोलोगे 5 है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं हम लोग 2x माइनस में 5y प्लस के 10 बराबर 0। देखिए, ये भी आपको इसी तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है, ठीक है ना। दो चर का मतलब है दो चर राशि होनी चाहिए, और रैखिक का मतलब हम आपको दूसरे अध्याय में बता चुके हैं कि रैखिक का मतलब होता है चर की अधिकतम घात 1। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ भी चर की घात 1 है, और ये एक चर है और ये एक चर है, मिलके दो चर, यानी दो चर रैखिक है घात में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, बराबर में कुछ भी रहेगा उसको समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। इसमें अगर पूछेंगे कि a का मान कितना है, तो आप बताओगे 2 है। b का मान कितना है, तो देखिए b y के पास में रहता है, तो यहाँ पर 5 है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, यहाँ से माइनस भी लेके चलना है, ठीक है ना। चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ से पूछेंगे c का मान क्या है, तो 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और भी हम एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं इसी में, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10। क्या यह जो है इस रूप में है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। कैसे? तो ये c जो है, c को हम लोग पक्षांतर करेंगे, यानी कि इस साइड भेज देंगे दायां पक्ष में, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो या इधर माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा, तो प्लस में भी हो सकता है। तो ये भी क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 जो है इस रूप का है, यानी दो चर है इसमें, इनके घात 1 1 है। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है, बराबर है समीकरण है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है तो क्या है? a का मान 1 है। b का मान कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। c का मान अगर बात करेंगे तो 10 इस साइड में आएगा, इस रूप में देखना है, तो 10 इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
तो हम लोग इस साइड ला करके लिखेंगे तो सी का मान माइनस में 10 होगा, या आप इधर ही रख के डायरेक्ट सी का मान 10 लिख लेंगे, फिर भी ये सही है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें कुछ आपको समझाने वाले थे। आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की बात करें हम, क्या तो हल, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। किस तरह से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए हल का मतलब है कि x का मान और y का मान पता करना ही क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। अब बताइए कि x का मान और y का मान हम कितना रख के जोड़ें कि 10 आ जाए, ठीक है। क्या करना है, x का मान कितना रखें, y का मान कितना रखें और जोड़ दें कि 10 आ जाए। तो आप बोलोगे बहुत आसान है, x का मान 5 रख लो और y का मान भी 5 रख लो और इनका जोड़ करो, ये 10 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। कोई आएगा बोलेगा 6 रख लो x का मान और इसका मान 4 रख लो, फिर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। और कोई आएगा बोलेगा 7 रख लो और यहाँ पे 3 रखो और बराबर में 10 लिख लो। तो इस तरह से कब तक रखोगे बताओ। इस तरह से आप बोलोगे, मान लो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे हमने रख दिया कितना, मान लो ये 15 हो गया और यहाँ पे प्लस में क्या रख लें बताओ, या हाँ मान लो यहाँ पे 15 हो गया, प्लस में यहाँ माइनस में हम रख लेते हैं 5, ठीक है। फिर भी इनका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही मिलेगा। तो इस तरह से अनेकों संख्याएं मिल सकती है। देखिए यहाँ पे x का मान 5 है, y का मान 5 है, तो ये भी एक हल है इस समीकरण का। यहाँ x का मान 6 है, y का मान 4 है, तो ये भी एक हल है। 6 4 भी हल है, 5 5 भी हल है, ठीक है, इस समीकरण का। और 7 3 भी हल है, ठीक है। और यहाँ 15 कोमा माइनस 5 लिखेंगे, ये भी हल है। तो इस तरह से कितने आप निकाल सकते हैं हल, तो इसका अनेक हल निकाल सकते हैं। आप यहाँ सोच लीजिए, 8 के बाद यहाँ पे 8 रख लेंगे, 7 के बाद 8 + 2 10 हो जाएगा। इस तरह से अनेकों हल निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हम यहाँ पे नोट में लिखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रहा दो नोट क्या करना है, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। देखिए पहला नोट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया है। यह है इसका आलेख या ग्राफ सरल रेखा को दर्शाता है। यानी कि जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे यानी आलेख खींचेंगे, तो वह क्या होती है कि सरल रेखा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सरल रेखा को दर्शाती है। जैसे सरल रेखा का मतलब होता है क्या है, तो सरल रेखा का मतलब होता है सीधी लाइन को दर्शाती है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है ना। 9th क्लास में आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे। तो क्या होता होगा कि एक बिंदु यहाँ पे और दूसरा बिंदु यहाँ पे कहीं, तो इस तरह से आप लोग मिलाते होंगे, तो क्या ये सीधी रेखा नहीं बनती थी, बिल्कुल सीधी रेखा बनती थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि सरल रेखा को दर्शाता है। क्या, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। जबकि 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण तक ही पढ़ा है। तो अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। युग्म का मतलब होता है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि दो समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कि दो समीकरणों को एक साथ लिख देना, उसको क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखो प्यारे, अगला है यानी कि यह जो पॉइंट है, दो चर वाले
रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है उसका मानक रूप या जनरल फॉर्म, सामान्य रूप भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप तो यह है, लेकिन युग्म यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या है या व्यापक रूप क्या है? तो देखिए, हम लोग इस रूप को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस रूप में कोई भी समीकरण लिखा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर दो समीकरण आपको एक साथ दिखाई देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे युग्म, और उसमें पहले वाले समीकरण को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। पहले वाले को बोलेंगे समीकरण 1 और यहाँ से बोलेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको बोलेंगे समीकरण 2। ठीक है, देखिए, जो पहला समीकरण रहता है ना, उसमें हम लोग a को a1 बोलेंगे, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहले वाले को एक नाम देंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण को बोलेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। यानी कि जो एक रहेगा उसमें 1 लगा के बोलना है, और जो 2 रहेगा उसमें a2 b2 c2 इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, तो ये हो जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे, अब इसमें जो गुणांक है x और y के जो गुणांक है, इनके अनुपातों की तुलना हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? x और y के गुणांकों के तुलना करते हैं, और उससे गुणांकों के अनुपात की तुलना करके हम लोग रेखाओं और इस समीकरण के हल और युग्म के बारे में क्या करते हैं? तो पता करते हैं। ठीक है, तो जैसे में आप यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा ना कि इस तरह की दो रेखाएं जाएंगी, क्योंकि इसमें दो समीकरण है तो दो रेखाएं गुजरेगी। ठीक है, तो किस किस तरह से गुजरेगी यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह की रेखाएं भी जाती है एक दूसरे को काट करके, और एक इस तरह से भी जाएगी जो एक दूसरे को कभी ना काटेगी। ठीक है, और एक ऐसी भी युग्म बनेगा, एक रेखा का ऐसा भी युग्म बनेगा जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पता चलेगा क्या कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु पर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, अनंत तक चली जाती है, लेकिन कहीं किसी को नहीं काटती है। और ये देखोगे तो ये हर बिंदु पर रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक बिंदु पर काट रही है तो इसका एक हल होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके एक बिंदु पर काट रही है तो एक हल होगा, और इसी एक हल को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, इसे कहते हैं अद्वितीय हल। ये एक भी रेखा पर नहीं काटती है, यानी कि एक भी बिंदु पर नहीं काटती है, तो हम लोग बोलेंगे इसका कोई हल नहीं होता है। क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं, यानी इस स्थिति में कोई हल नहीं है। और इसमें बात करेंगे तो ये तो अनेकों बिंदुओं पर काट रही है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो ये तो अनेकों बिंदुओं पर काट रही है, इसका मतलब इसका अनेक हल होगा। इस स्थिति में क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक यानी अपरिमित रूप से, अनेक हल यानी अनंत हल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अनुपातों की तुलना करके इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, तो अनुपातों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कीजिए। तो देखो प्यारे, गुणांकों के अनुपात की तुलना, यानी इसमें गुणांक है a1, इसमें a2 है। किसका गुणांक? तो x का गुणांक है। तो पहले x का गुणांक का देख लेते हैं। x का गुणांक हो गया a1 और बटे में a2। अनुपात का मतलब यही होता है बटा। ठीक है, और
नॉट इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है b1/b2, यानी कि y का गुणांक अगर a1/a2 के बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में जो होगा इन दोनों समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय हल होता है, या उसी को हम लोग एक हल कहते हैं। और इस स्थिति में युग्म जो होगा संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि युग्म निकाय क्या है, तो युग्म निकाय क्या होगा? संगत या अविरोधी भी हम लोग बोलते हैं। अद्वितीय हल को एक हल, अविरोधी भी बोलते हैं। ठीक है। रेखाएं क्या होगी? यानी कि जब अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा तो रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी मतलब रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो देखो प्यारे, दूसरा पॉइंट है अपना कि यहाँ पर जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। देखिए, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू। इस तरह से बोल सकते हैं, या हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे बराबर नहीं है। इस साइन को क्या बोलना है? बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर दे करके काट दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब ये स्थिति आ जाएगी कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में जो होगा दोनों समीकरण का हल जो होगा क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और इस स्थिति में युग्म जो होंगे असंगत होंगे और इसे हम लोग विरोधी भी कहेंगे। ठीक है ना। रेखाएं जो होगी इस स्थिति में तो समानांतर होगी। क्या होगी? समानांतर होगी। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात आप यहाँ समझिए ध्यान से, इस स्थिति में रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी, इस तरह की। तो बताइए, ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे को कहीं कट करेगी? तो ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी। ठीक है ना। अगर कहीं कट नहीं करेगी तो ये असंगत होगा, अगर कहीं भी कट कर देती है तो ये संगत हो जाता है। ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये कट नहीं करेगी तो क्या होगा? असंगत। अगर कट करेगी, एक भी बिंदु पर कट करेगी तो ये क्या हो जाता है? संगत हो जाता है। इस चीज़ को आप भूलिएगा मत। तो चलिए इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो प्यारे, इसका अंतिम पॉइंट है, अंतिम पॉइंट यानी तीसरा जो पॉइंट है ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि इस स्थिति में तीनों अनुपात क्या है? तो तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है। जब ऐसी स्थिति आती है तो रेखाएं जो होती है संपाती हो जाती है, और संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। दोनों रेखाएं क्या हो जाती है? एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना। ये समझ रहे होंगे आप। यानी कि एक हाथ इस तरह से है और दूसरा हाथ आप इस पे रखेंगे, तो बताइए इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये दो हाथ है या एक ही है? तो नहीं पता चलेगा ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि ये जो है अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को कट करती है। जब अनेक पर कट करती है तो अनेक हल हो जाता है, और कहीं भी कट करे तो युग्म जो होता है संगत हो जाता है। क्या हो जाता है? संगत। और इस स्थिति में क्या हो जाती है? रेखाएं संपाती हो जाती है। तो सिंपल याद रखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अनेक हल होंगे, युग्म संगत होगा, रेखाएं संपाती होगी। तो इतना ही था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और देखो प्यारे, इसके अगले पॉइंट जो है हम ऐसे ही बोल देते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। पहली ग्राफीय विधि, यानी कि आलेखीय विधि कहते हैं उसे, और दूसरी जो है बीजगणितीय विधि है। तो बीजगणितीय विधि तीन तरह की होती है, यानी तीन प्रकार की। एक हो जाती है विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की हो गई। ठीक है। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियाँ, एक ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि टोटल तीन प्रकार की। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे सुगा लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस लॉजिक को समझ पाए होंगे। तो इस लॉजिक को याद रखिएगा आप लोग, यानी कि जितना भी इस वीडियो में हमने नियम बताया है आप लोग उसे याद रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित हम अगले वीडियो में
प्रश्न लेके आएंगे जो कि सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस चैनल से सीखते रहिए और सीखो डीके के साथ जुड़े रहिए।